हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 29 जनवरी 2023 को। और इससे पहले हमने इसके कई सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है, आप उसे पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब तक मैंने 2015 से 2024 तक के सभी पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। 2024 वाला भी करा दिया है जो जनवरी में हुआ था, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में क्लिक करके। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। पहले मैंने किसी चैप्टर को कराया है, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए हैं, और एमसीक्यू आपके प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए कराएं। तो आप प्लीज एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ें और उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से हम, क्योंकि हमने 60 तक पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं या करते हैं? पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है प्रतिनिधि लोकतंत्र, तीसरा है संघवाद और चौथा है जिम्मेदार सरकार। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, संघवाद कहते हैं इसको। और देखो करते नहीं आएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कहते हुए आएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से। और इस चैप्टर का नाम है सरकार, ठीक है। उसमें बताया हुआ है संघवाद के बारे में। संघवाद क्या होता है? एक केंद्र होता है, मजबूत केंद्र होता है, जैसे हमारे देश में है संसद है, और उसके राज्य होते हैं, जैसे हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली से चलती है हमारी, और बाकी के राज्यों पर को वो गाइड करती है कि किस तरह से चीजें होनी है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम संघवाद बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें दादन व्यवस्था से संबंधित कौन सा इसमें कथन है वो हमें देखना है। तो ये आपका जो दादन व्यवस्था वाला क्वेश्चन है ये आया है 8th क्लास की एनसीईआरटी से, हिस्ट्री से, और ये ओल्ड एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन। देखो 2023 के एग्जाम में मैंने जो प्रीवियस पेपर है 2023 का, मैंने उसमें देखा है कि उसमें ओल्ड एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन आए हैं हर पेपर में, प्रैक्टिस सेट मतलब जो हुए थे 2023 में पेपर, उनमें। पहला है बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते थे, दूसरा है बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते थे और तैयार कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते थे, तीसरा है व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इनसे तैयार माल प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये व्यवस्था जो दादन व्यवस्था थी ये चलती थी अंग्रेजों के समय में। और अंग्रेज क्या करते थे कि पहले तो बुनकर खुद ही कच्चा माल सर्च करते थे, या फिर जो किसान थे उनसे खरीदते थे कच्चा माल, है ना। तो उसमें उन्हें काफी बचत हो जाती थी कि वो किसानों से वहीं से खरीद लेते थे, अपने गांव के आसपास के किसानों से, और सूत खरीद कर फिर उससे कपड़े बुनते थे, और कपड़े बुनने के बाद कपड़ा तैयार करके वो उसको मार्केट में बेचते थे और उनको ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इन लोगों के साथ क्या चाल चली कि इन लोगों को कच्चा माल यानी कि जो सूत होता था वो इनको मतलब कॉटन इनको देते थे, और इनसे तैयार माल को व्यापारी मतलब पहले इनको कॉटन देते थे महंगे रेटों पर, और सस्ते रेटों पर इनसे कपड़ा खरीद लेते थे। तो इस चक्कर में जो ये बुनकर थे इनको कुछ नहीं बच पाता था, और लास्ट में इतना बुरा हाल हुआ कि जो कारीगर थे वो चोरी छुपे गांव को छोड़कर भागने लगे, क्योंकि उनका डेली का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। तो अंग्रेजों ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ी है हमारे देश में, चाहे फिर जनजातियां हो, चाहे गांव के लोग हों, किसान हो, शहर के लोग हों, सबके ऊपर अत्याचार करे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में किन कारण या कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? यानी कि क्या कारण होते हैं जो गांव के लोग होते हैं वो कुछ मौसम में गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे पहाड़ों पर ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वहां के लोग भी क्या करते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, कुछ 2-3 महीने नीचे की तरफ काम धंधा ढूंढते हैं। अब जैसे मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो पहाड़ी इलाके के कुछ लोग क्या करते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं, रिक्शा वगैरह चला लेते हैं, या किसी फैक्ट्री में 1-2 महीने के लिए काम धंधा ढूंढकर काम कर लेते हैं, ताकि उनकी आजीविका ठीक से चलती रहे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका
6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से, और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। उसमें ही दिया हुआ है कि ग्रामीण आजीविका के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम है ग्रामीण आजीविका। पहला है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी जमीन और व्यापार और अन्य काम धंधे पर फलते फूलते हैं। देखो ये तो होगा नहीं, जिसके पास ठीक ठाक हिसाब है वो गांव छोड़कर क्यों जाएगा, है ना। दूसरा है, खेतीहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर होते हैं, है ना। और ये इसका सही है ऑप्शन, कि जो खेतीहर मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो किसके, दूसरों के खेतों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उनके पास खुद की जमीन या तो होती नहीं है, होती है तो बहुत थोड़ी होती है, तो वो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं, है ना। तो फिर जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह 1-2 महीने के लिए बाहर काम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि खेतों में हर समय काम नहीं होता है। ठीक है, कुछ महीनों ही काम मिलता है। जैसे फसल बोने का टाइम आया तो काम मिलेगा खेतों में, फसल नगाई का टाइम आया तो काम मिलेगा खेतों में, फिर फसल कटने का टाइम आया तो काम मिलेगा खेतों में। तो बाकी के जो टाइम है वो बेकार जाता है। तो इसलिए वो जो मजदूर होते हैं उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं काम धंधा ढूंढने, क्योंकि भूख तो डेली लगती है, तो पैसे डेली चाहिए, है ना, खर्च चलाने के लिए। तो फिर डेली काम भी करना पड़ेगा। जो मजदूर लोग होते हैं उनके पास कोई जमा पूंजी तो होती नहीं है, डेली खाने और कमाने वाले होते हैं। तो वो जब उन्हें खेतों में काम नहीं मिलता तो वो बाहर शहर में काम देने के लिए जाते हैं। सी है, साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता। बिल्कुल सही है कि साल के उन्हें हर समय में काम नहीं मिल पाता। डी है, खेती हर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसे कमाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि वो लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, उस मुकाबले उन्हें पैसे बहुत कम मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी सही है और ए गलत है। अगर आपने ठीक से इसके क्वेश्चन और आंसर भी पढ़ लिया होगा ना, अगर आपने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी होगी तो भी आप इस पर टिक लगा देंगे। मेन खेल जो होता है सीटेट में वो होता है कि आप क्वेश्चन को ठीक से समझें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर आप ऑप्शन में देखें कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंथी होता है कि जब तक आप यहाँ से पढ़ते हुए यहाँ पर खत्म करेंगे तब तक आप भूल जाएंगे कि फर्स्ट लाइन में उसने क्या पूछा था। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ये होती है पेडागोजी में, तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि पहली लाइन जब आप लास्ट लाइन में उसको पढ़े होंगे या फिर आप ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप भूल जाओगे कि क्वेश्चन में क्या बोला था। तो इस वजह से कई सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। देखो ये जो कथन था ये था आपका एम के गांधी का। ठीक है, गांधी जी का था ये कथन और गांधी जी ने ये बात कही थी। और मैं आपको बता दूं कि ये आया है पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन। ये आया है आपका 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 जैसा का चैप्टर का नाम है। देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे इसी पेपर में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए, इसी चैप्टर से आए हैं। और इसमें इन्होंने ये यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका निकाली थी 1931 में, तो उन्होंने इस चीज का उसमें मेंशन किया था कि वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जैसे यूरोप में उस टाइम पे चलता था, यूरोप में क्या चलता था कि जिन लोगों की आमदनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर है, जिनका घर में या जिनका गांव में जमीन है या शहर में मकान है और जो 25 वर्ष के हैं और जो पढ़े लिखे हैं, केवल वही वोट डाल सकते थे। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि मैं ये चीज सहन नहीं करूंगा कि कोई आदमी जो मजदूर है, जो ईमानदारी से पसीना बहाकर काम कर रहा है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, उसका गुनाह क्या है कि वो गरीब है बस। ठीक है, तो मैं संपत्ति के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर या पढ़ाई लिखाई के आधार पर, जात पात के आधार पर या लिंग के आधार पर, कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था पहले यूरोप में भी। ठीक है, ये जो वोट डालने का अधिकार आया 1928 में आया है उस इंग्लैंड में। ठीक है, उससे पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारा कुछ। तो इन्होंने ये 1931 में ही घोषणा कर दी थी कि अगर देश आजाद हुआ तो हमारे देश में हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा। और भारत की जो महिलाएं हैं वो इतनी लकी है, मैं सच में बता रही हूँ कि हम लोग, हमारी जो महिलाएं हमारे देश की, वो बहुत लकी हैं कि उन्होंने अपने लिए कभी भी आंदोलन नहीं किए। यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के लोगों ने खुद ही महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, देखो संविधान का जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, संविधान बना भी नहीं था, तभी जो हमारे महापुरुष थे, चाहे हमारे गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, उन्होंने भी लिखा है महिलाओं के बारे में कि लिंग के आधार पर वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना कि पुरुषों को है। तो
सबसे पहले अमेरिका में ये अधिकार मिला था वोट डालने का, उसके बाद मिला था इंग्लैंड में मिला था 1928 में। ठीक है, फ्रांस में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था, इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी। अब देखो, यूरोप की महिलाओं ने आंदोलन किए थे कि उनको वोट डालने का अधिकार चाहिए। हमारे देश की महिलाओं ने वोट डालने के अधिकार के लिए आंदोलन नहीं किए। हमारी देश की महिलाओं ने आरक्षण के लिए एक दिन भी आंदोलन नहीं किया है कि महिलाओं को स्पेशली आरक्षण मिलना चाहिए जॉब में या राजनीति में, और उनको सारी चीजें टाइम से टाइम मिल रही है ना। तो हमारा देश कैसा है, बहुत अच्छा है, जो महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोच रहा है। अब देखो, कुछ चंद लोग हैं जो महिलाओं को मतलब उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, किसी भी तरह से उनका शोषण करते हैं, तो उनको आप साइड में रखिए। जो ज्यादातर लोग हैं हमारे देश के, 80% जो लोग हैं वो अच्छे हैं, और वो महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि आजादी से पहले से ही जो हमारे देश के लोग हैं महिलाओं को बराबर सम्मान देते रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि महिलाओं को शुरू से ही, क्योंकि हमारे यहाँ देवियों की भी पूजा होती है, और मैं कहूंगी कि देवी की पूजा पहले होती है और देवताओं की पूजा बाद में होती है। जैसे कृष्ण भगवान से पहले राधा जी की पूजा की जाती है, उनको माना जाता है, राधा कृष्ण बोलते हैं ज्यादातर, सिया राम बोलते हैं। कि सीता जी का नाम पहले है, राम जी का बाद में। पार्वती शिव की आराधना की जाती है, तो पहले, जब तक पार्वती माता की पूजा नहीं होगी, जब तक शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, पहले से ही परंपरा रही है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार देना। अब कुछ लोग गलत व्यवहार है उनका, इसलिए हम पूरी लड़कों को ये नहीं कह सकते कि देश के जो लड़के हैं वो बेकार है, हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, लड़कियों को पिछड़ा मानते हैं या नहीं बढ़ने देते हैं आगे। कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग अच्छे हैं और अपनी बेटी बहन और लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके घर में भी इस तरह से जो है, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज उनको थैंक यू बोला करो, है ना, क्योंकि वो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे आपके पापा हैं, चाहे आपके भाई हैं, चाहे आपके पति हैं। क्वेश्चन नंबर 65, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो डैश से अधिक महिलाएं कर्मचारी वाले संगठनों के लिए क्रैच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य मानते हैं या बनाते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सरकार ने ऐसा कानून पारित किया है कि जहां पर जो डैश इतनी महिलाओं की संख्या है, जिस भी दफ्तर में, ऑफिस में, संगठन में इतने महिलाओं की संख्या है, तो वहां पर उनको किस चीज की सुविधा दी जानी चाहिए, क्रैच की सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है, वहां पर मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो खेल सके और उनकी माता वहां पर काम कर सके। एक तरह से वो बच्चे की भी अच्छे से देखभाल हो जाएगी और उनकी जो माँ है वो हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, वो सशक्त हो सकेंगी, है ना। तो इनकी जो संख्या रखी है वो रखी है 30 की। अगर किसी कंपनी में, किसी संगठन में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके लिए क्रैच की सुविधा देना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ये आया है आपके पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, तीसरा है प्रस्तावना, चौथा है 7वीं अनुसूची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ये है आर्टिकल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो है आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, और इसमें ये दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, इन सभी अनुच्छेदों में, 36 से 51 तक के अनुच्छेदों में ये दिया हुआ है कि सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है जनता के प्रति। ठीक है, क्या क्या जिम्मेदारी है, उनको स्वच्छ वातावरण देना, पानी उपलब्ध कराना, उनका रोजगार, शिक्षा, यहाँ तक कि ये जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है उसका भी मेंशन इसमें किया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक है, और लोगों में व्यवहारिकता फैलाएं। ठीक है, मानवता उनमें जागृत करें और पेड़ लगाएं ताकि स्वच्छ वातावरण बन सके, है ना। और हमारे जो देश के वो है संसाधन है उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा गया है। ठीक है, कभी टाइम मिले तो आप नेट पर सर्च करके इसको पढ़ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग, देखो ये तो रिपीट ही हो गया क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य डैश है। ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से।
ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने जो मौलिक अधिकार है उनको क्या बोला है, एक तरह से वरदान है वो भारत की जनता के लिए। ठीक है, तो इनका दोहरा उद्देश्य क्या है वो हमें देखना है इन ऑप्शनों में से। ऑप्शन है पहला, प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। तो जो पहला हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक नागरिक किसी भी जाति से है, धर्म से है, समुदाय से है, लिंग से है। ठीक है, लिंग का मतलब हो गया मेल है या फीमेल है, उसके लिए सभी के लिए क्या होने चाहिए, अधिकार समान होने चाहिए और उनकी वो दावेदारी कर सकता है। अगर उसके अधिकारों को कोई हनन करे तो वो उनको कोर्ट में चुनौती दे सकता है। बी है, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, यानी कि चाहे सरकार कोई सी भी आए, ठीक है, नो मैटर की कौन सी सरकार चल रही है, बीजेपी की चल रही है, कांग्रेस की चल रही है, तृणमूल कांग्रेस की चल रही है, आम आदमी की चल रही है, कि इस चीज से कोई मैटर नहीं है कि किस संस्था की सरकार चल रही है, चाहे जिस संस्था की सरकार चल रही हो, लेकिन वो सभी सरकारें जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनको बहाल कराने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, यानी कि किसी भी हाल में जो मौलिक अधिकार है उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनका हनन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज बोली है भीमराव अंबेडकर जी ने। सी है, स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम कर सकें, ये नहीं होगा इसका आंसर। डी है, अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए, तो ये भी नहीं कहा है भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने यही बोला है कि सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए और जो राज्य है वो बाध्य होना चाहिए, जो सरकार है वो बाध्य होना चाहिए कि इन कानूनों को, इन मौलिक अधिकारों को लागू रखें। ठीक है, और इनका ध्यान रखा जाए कि इनका हनन ना हो किसी भी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानवीय है कि यह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है कहलाता है। देखिए, जब पहले तो आप ये जानिए कि ये कौन सी एनसीईआरटी से आया, ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो मानव के लिए खतरा है या वो किसी भी तरह से जो भारतीय संविधान है उसको, देखो ये मानवीय नहीं है, ये मानती है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, यदि वह मानती है, कौन मानती है, न्यायपालिका मानती, जो कानून बनाया गया है उसकी समीक्षा करना, जो इसका अधिकार है उस अधिकार को क्या बोलते हैं। पहला है न्यायिक सक्रियतावाद, ठीक है, दूसरा है मूलभूत क्षेत्र अधिकार, तीसरा है न्यायिक पुनरीक्षण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये यही हो जाएगा, न्यायिक पुनरीक्षण, यानी कि जब भी संसद में कोई भी नियम पास होगा तो न्यायालय उसका पुनरीक्षण करेगी कि वो जो नियम है वो किसी भी तरह से संविधान की मूलभूत संरचना को खराब तो नहीं कर रहा है, बेकार तो नहीं कर रहा है, कहीं भी संविधान को कोई खतरा तो नहीं है। अगर वो ऐसा लगता है न्यायालय को कि हाँ कुछ गड़बड़ है नियम में, तो वो पुनः विचार के लिए दोबारा संसद को बोलेगी कि भाई आप इस पर पुनः विचार करो। और न्यायालय का मतलब ये मत सोचना कि कोई भी न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है कि आपने ये जो नियम बनाया ये गलत बनाया, आप इसमें संशोधन करके दोबारा दीजिए, आदेश वो संसद को दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ, क्या कारण थे जो ये नियम लागू हुआ था। ठीक है, और ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 से आया है और चैप्टर का नाम है आपका हास्याकरण से निपटना। ठीक है, शायद ये चैप्टर का नाम, या तो हास्याकरण वाले चैप्टर से आया है या हास्याकरण से निपटने वाले चैप्टर में से, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में से आया ये क्वेश्चन। पहला है, सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थिति में काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है, उन्होंने अधिक वेतन की मांग की और कई शहरों में काम करने से मना कर दिया। तीसरा है, इस क्षेत्र में हुई तकनीकी विकास के कारण इसमें लोगों की जरूरत नहीं रह गई थी। चौथा है, सरकार इन क्षेत्रों का निजीकरण करना चाहती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम कर रहे हैं। देखो, इस अधिनियम का किस नाम से संबोधित किया गया, हाथ से मैला उठाने वाले, यानी कि जो स्वीपर हाथ से गलत चीजों को उठा रहे हैं। ठीक है, मैला मतलब कूड़ा है, इस तरह की चीजें, या नाले वगैरह जो साफ करते हैं वो, उनके लिए इसमें संवेदनाएं प्रकट की गई हैं इस वाले अनुच्छेद में, इस वाले अधिनियम में, कि इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
आप ऐसी व्यवस्था करिए ताकि कोई भी सफाई कर्मचारी नाले में घुसकर नाले की सफाई ना करे, है ना, हाथ से पूरा जो कचरा है उसको ना उठाए, गलत चीजों को ना उठाए, है ना। तो इस तरह की नियम लागू होने चाहिए और ये सुविधाएं उनको स्वीपर को दी जानी चाहिए, ठीक है। और काफी हद तक ये है भी, अभी आप देखेंगे आपके स्कूल में या दफ्तर वगैरह में हाथ से पोछा नहीं लगाते हैं, जो स्वीपर वगैरह होते हैं वो खड़े खड़े ही पोछा लगाते हैं, वो इसलिए ही इसी नियम के तहत है ये चीज। और वो ना ही हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, या फिर हाथ से उस कचरे को नहीं उठाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो भी उनके चीजें होती हैं मतलब हाथ नहीं लगाते हैं, और उनको ग्लव्स वगैरह भी मुहैया कराए जाते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य का भी या उनके आत्मसम्मान का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रकट, एक मिनट देखती हूँ, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, एक्ट है ये। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। कौन सा एक्ट प्रभावी हुआ? पहला है 2002, दूसरा है 2004, तीसरा है 2005, चौथा है 2006। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005, और ये आया है आपका 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 से आया है। और ये जो एक्ट आया है ये महिलाओं से संबंधित आया है। मेन जो महिलाओं के साथ मारपीट होती थी पहले, ठीक है, उनके हस्बैंड उनको मार रहे हैं, उनकी सास मार रही है, या फिर किसी तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से उनको उनका शोषण कर रहे हैं, या फिर कई बार क्या होता है बेटा बहू महिलाओं को घर से बाहर निकाल देते थे, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनको अच्छा खाने को नहीं दे रहे हैं, है ना, उनको रहने नहीं दे रहे हैं चैन से। तो महिलाएं क्या कर सकती हैं, कोर्ट में जा सकती हैं अपने ही परिवार वालों के खिलाफ, ठीक है। तो ये एक्ट किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है, और ये कब पास हुआ था? 2005 में पास हुआ था, ठीक है। तो इसके तहत महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार होता है, बहन है, बेटी है ना, बेटी नहीं, मेनली जो होती है वो बहुओं के साथ ही अत्याचार होते हैं दहेज वहेज के मामले में, और महिलाओं के साथ होते हैं जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, कई बार जो बहुएं होती हैं वो उनको घर से बाहर निकाल देती हैं या उनका ध्यान नहीं रखती हैं ठीक से, उनको प्रताड़ित करती हैं। तो वो महिलाएं क्या कर सकती हैं? एफआईआर दर्ज करा सकती हैं, और जो भी उनको प्रताड़ित कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। देखो 2005 से पहले ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, किसी भी महिला के साथ कोई भी मारपीट कर रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। वो पुलिस वाले क्या करते थे, समझा बुझा के उनको घर भेज देते थे कि ठीक है आप महिला के साथ आप ये मत करना वो मत करना, मतलब अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। अब क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। अगर महिला के साथ आप मारपीट करोगे तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। अगर जज को लगा कि हाँ ये महिला सही बोल रही है तो आपको फिर सजा भी काटनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्लीज लाइक करके जाया करो, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा आप भी मेरे लिए सहयोग कीजिए, लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।